गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बच्चों, प्रश्न उठता है, अपन पढ़ रहे थे मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक। अब प्रश्न उठता है कि मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक में जो पात्र हैं या जो स्त्री पुरुष हैं, उनके बीच लगाव और तनावेश का दस्तावेज किस प्रकार से है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि आधे अधूरे नाटक में समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक है स्पष्ट कीजिए। आधे अधूरा नाटक जो है वो समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक है। इस नाटक को स्पष्ट कीजिए। थोड़ा टिपिकल इसकी लैंग्वेज समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा कि आधा अधूरा नाटक जो है वो समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक। हम समझते हैं कि आधुनिक मध्य वर्ग को केंद्र में रखकर यह नाटक लिखा गया, जिसमें जितने भी पात्र हैं वो वास्तविकता में जीना चाहते हैं। मध्यम वर्ग की मानसिकता और सुविधाओं के खोज में उनकी भटकन को राकेश ने भली भांति समझा है कि परिवार कैसे टूट रहे हैं, परिवार में कैसे विघटन की स्थिति बनी हुई है। आज परिवार में शील नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, केवल शील के अवशेष बाकी हैं और वे भी सब खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए मौजूदा औद्योगिक सभ्यता का प्रभाव गहरे से गहरा होता जा रहा है। इस नाटक में एक तरह की स्त्री पुरुष के बीच तनाव व लगाव का दस्तावेज है। जितने भी नाटक में पात्र हैं सभी के बीच में तनाव है, सभी के बीच में लगाव भी है। इस चीज की पुष्टि मोहन राकेश जी ने की है। स्त्री और पुरुष जीवन के घर परिवार के ओर और समाज के भी दो अटल ध्रुव हैं। वे एक दूसरे से दूर हटते जा रहे हैं। उनकी पारस्परिक चेतना मूलतः संबंधों की चेतना से संशयग्रस्त हो चुकी है। इसी कारण वे चारों ओर उनके सामने विसंगतियां आ रही हैं और विसंगतियां संपर्क में आने से परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जब उनके बीच में विसंगतियां आ गई हैं तो वो अपने जवाब तर्कहीन और हृदयहीन देना शुरू कर दिया है। तर्कहीन और हृदयहीन इन दो ध्रुवों के बीच में आने वाले अशोक बिन्नी किन्नी अस्वाभाविक होकर कोई ना कोई तात्कालिक सुविधाजनक बहाना खोजकर घुट घुट कर पलायन करना चाहते हैं। देखिए, तनाव और लगाव की बात कर रहे हैं। बिन्नी किन्नी दोनों बहनों में लगाव भी है, परंतु घर की जो आर्थिक स्थिति है उस स्थिति से दोनों बहनें घुट चुकी हैं और दोनों भाई भी घुट रहा है, घुटन महसूस कर रहा है। वो बहनें घर से पलायन करना चाहती हैं। आज के संबंध की नियति भी है, वास्तव में आज भी यही चीज है। वर्तमान परिवेश में देखें तो आज भी यही चीज है, यही स्थिति होती हुई चली जा रही है। आधुनिक युग में इसका समग्र बोध और सार तत्व नित्य प्रतिदिन बदलता जा रहा है। मानव चेतना का सार तत्व यह है जिसने मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक का मूर्त और स्पष्ट रूप से चिंतन किया है। उसको यथार्थ का, यांत्रिकता का
बौद्धिकता का, आर्थिक विषमता का और अनेक अनेक महत्वाकांक्षाओं के दबाव का, और इन सब के मिलने पर भीतर ही भीतर मनुष्य को किस तरह से खोखला बना दिया है, पर व्यक्ति ऐसी मना स्थिति बनाने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। वह अपने इस यथार्थ को स्वीकार कर ले, ये भी संभव नहीं है। सभी व्यक्ति अपने आप को अधूरा अधूरा महसूस कर रहे हैं। अधूरा पर्सन मरकज करके एक दूसरे पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी ये स्थिति होती है। वास्तविक स्थिति घरों में देख लो। अगर परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, मान लीजिए परिवार में शादी के बाद देवरानी, जिठानी, ननंद आदि आदि बहुत सारा परिवार है, तो भी करता कोई और थोपता किसी और के ऊपर है। ऑफिस आदि में भी देख लो। मतलब आप इस संसार के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, गलती कोई अपने सिर पर लेना नहीं चाहता है, वो हमेशा दूसरे के सिर पर रखता है। यही कहानी इस आधे अधूरे नाटक में है, और अन्य के ऊपर थोप कर एक प्रकार का कल्पित सांत्वना उड़कर सो जाना चाहता है। इस भावना ने उसे अहम और उग्रवादी बना दिया, अहमवादी बना दिया है। इस नाटक का प्रत्येक सदस्य अहम में घिरा पड़ा है। अहमवादी होने से पूरा नाटक के पात्र जो है वो अपने आप में अधूरेपन का महसूस कर रहे हैं। हम उनको नकार भी नहीं सकते हैं। वो सब अधूरेपन को सहन करने के बाद भी अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। अपने अधूरेपन को डांसने के लिए वह कहीं अन्य पूरे की तलाश में भटक रहे हैं, और पूरे की तलाश में भटकते भटकते वो अपने जीवन को भ्रमित कर रहे हैं। ये आधे अधूरे नाटक में यथार्थ रूप से इसका सजीव चित्रण किया गया है। अपने आधे अधूरेपन को जानकर भी दूसरे के आधे अधूरेपन के प्रति उग्र असहनशीलता ने व्यक्ति को अपने आप में व्यंग बना दिया है। वह व्यंग जीवन को भी सहज जीने की प्रक्रिया सिखाता है। जगमोहन जी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना नहीं चाहते हैं, वो बेशर्म बनकर रहना चाहते हैं। वो जब वो देखते हैं कि सावित्री जब जगमोहन जी के यहाँ जाती है और जगमोहन जी पैंट के बटन खुले हुए हैं, कहीं कहीं जांग आदमी खुजली करते हैं, तब सावित्री सब कुछ सहन कर लेती है। पर कहाँ मिल पाता है पूर्ण पुरुष। अपनी दृष्टि में वो देखे तो महेंद्र नाथ ही एकदम पूर्ण पुरुष है, और वो उनके साथ ही जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार है। उसकी सावित्री की इस अजीब और गरीब स्थिति में जीने का एकमात्र कारण है कितना एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर जीना। उसकी इस यथार्थता की ओर इंगित करता है कि नाटक में पुरुष 4 है, अर्थात जुनेजा ठीक ही करता है। बात इतनी है कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी जिंदगी में, इस साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है, क्योंकि तुम्हारे लिए जीवन का मतलब है या जीने का मतलब है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर, कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीता। वह उतना कुछ कभी तुम्हें एक जगह ना मिल पाता। इसलिए जिस किसी के साथ भी तुमने जिंदगी शुरू करी है, तुम हमेशा इतनी बेचैन बनी रहती हो। जुनेजा का कथन है कि स्त्री, जुनेजा का कथन है कि सावित्री के
व्यक्तिगत जीवन का यथार्थ है आज के विघटित हो रहे मूल्यों वाले महानगरीय जीवन में यदि सर्वत्र नहीं तो अनेक जगह देखें सुख और दुख दोनों ही दिखाई देते हैं। स्त्री के समान व्यक्ति के स्तर पर महेंद्र नाथ के रूप में नाटककार ने पुरुष के रूप में अधूरेपन का यथार्थ चित्रण किया है। महेंद्र नाथ के बारे में सावित्री भी कुछ कहती है तो अक्षरशः सत्य ही प्रतीत होता है। यूँ तो कोई भी आदमी चलता फिरता बात करता रहता है, आदमी तो आदमी होता है, पर असल में आदमी होने के लिए क्या जरूरी नहीं है। उन्होंने अपने एक माना एक शांति हो, मैंने हमेशा हर चीज़ के लिए उसे किसी न किसी दूसरे सहारा ढूंढती है। तो कहा यहाँ इसमें जुनेजा भी जुनेजा का यह कथन स्त्री अर्थात सावित्री के व्यक्तिगत जीवन का यथार्थ है जो आज विघटित हो रहे हैं। बड़े बड़े मूल्य वाले जो महानगर हैं वो जीवन में यदि सर्वत्र नहीं है तो अनेकासा अवश्य देखा और सुना जाता है कि स्त्री के समान व्यक्ति के स्तर पर महेंद्र नाथ के रूप में नाटककार ने भी पुरुष के अधूरेपन का यथार्थ चित्रण किया। महेंद्र नाथ के बारे में सावित्री जो कुछ भी कहती है वो अक्षरशः सत्य प्रतीत होता है। यूँ तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब कोई एक आदमी चलता फिरता बात करता है तो वो आदमी होता है, पर असल में आदमी होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसका अपना एक कोई मादा हो, अपनी एक कोई शख्सियत हो। मैंने हमेशा हर चीज़ के लिए कोई ना कोई सहारा ढूंढा है। ख़ास तौर से ये जुनेजा का कहना है और वो सावित्री बार बार जुनेजा से कहती है कि मैं जुनेजा से पूछ लूँ वो क्या कहती है। फिर आप अपने आप पर किसी भी चीज़ के लिए भरोसा नहीं रहा। जिंदगी की हर चीज़ की कसौटी है जुनून। इस प्रकार नाटककार ने यह भी स्पष्ट किया है कि व्यक्ति के स्तर पर आज का व्यक्ति किन्हीं कारणों से भीतर से खोखला हो रहा है और तभी वह अपने खोखलापन और अधूरापन दूसरों पर थोप कर स्वयं या तो उससे अलग होना चाहता है या फिर तटस्थ होकर वो भौचक्का होना चाहता है। विशेषकर वैवाहिक जीवन की बात समझ में आ रही होगी मेरी बात क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कि नाटककार ने इस नाटक में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि आज का व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति संसारिक किन्हीं न किन्हीं कारणों से, बहुत सारे कारण हैं ऐसे पारिवारिक जिनसे वो खोखला होता चला रहा है, वो अधूरा हो गया है। अब उन खोखलेपन को एक दूसरे के ऊपर थोप रहा है और उनसे अलग होना चाहता है। परंतु वास्तव में नारी और पुरुष दो आधी अधूरी सजीव इकाई है। उनमें परस्पर सहयोग, सम्मिलन और सद्भाव ही एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। अब दूसरी ओर अगर हम देखें तो जितने भी नाटक के पात्र हैं वो सभी के सभी पात्र अहम के शिकार हैं। आप चाहे जुनेजा को ले लो, शिवजीत को ले लो, जगमोहन ली को ले लो, सिंघानिया को ले लो, ये सब आपस में एक दूसरे अहम का विसर्जन करना चाहते हैं लेकिन खुद के अंदर अहम भरा हुआ है। इसी कारण से ये यथार्थ की बात से असफल है। यथार्थ में ये असफल की कहानी बनती जा रही है और अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आने पर उससे प्रभावित हो जाते हैं। कम से कम उसके आश्रित हो जाना अत्यधिक समग्रता और प्रभावित होकर अधूरेपन की कहानी बनती जा रही है। यदि हम इस नाटक के अन्य पात्रों को देखें जैसे बिन्नी है,
अशोक है, किन्नी है, सभी उससे प्रभावित हैं। किससे? अहम से भी प्रभावित हैं, यथार्थ के प्रतीक हैं। सभी किसी न किसी की दूसरे व्यक्ति की तलाश में गुट रहे हैं और उससे वंचित भी होते जा रहे हैं। उनका जीवन एक अनवरत रहकर आधारण पीड़ा से भरा नरक की ओर ले जा रहा है। किनका जीवन? परिवार के बच्चों की जीवन। अगर परिवार का मुखिया, अरे परिवार, जैसे नाटक का नायक जो है वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहा है, उसी प्रकार से यदि परिवार का मुखिया अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाता है तो ऐसा माना गया है कि पूरा परिवार होता है वो घुट पिट जाता है, वो सुविधाओं से वंचित हो जाता है और उसका जीवन जो है परिवार के सदस्यों का एक प्रकार से नरक की तरह हो जाता है। महेंद्रनाथ अपने लिए जुनेजा के आसपास मंडराते हुए दिखाई देती हैं, जबकि सावित्री महेंद्रनाथ की ओर न जाकर अन्य पात्रों की ओर भाग रही है। कभी वो जुनेजा की ओर भाग जाती है, तो कभी जगमोहन की ओर भाग जाती है, तो कभी मनोज की ओर भाग जाती है, तो कभी सिंघानिया की ओर भाग जाती है। और सिंघानिया का जो अभद्र व्यवहार है वो सब कुछ उसे सहन करती है और सहन करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता है। यहाँ तक कि जब सिंघानिया कुछ अश्लील हरकतें करता है तब उन अश्लील हरकतों को भी वो सहन कर लेती है। कौन? सावित्री। इस अजीब गरीब स्थिति में जीने का जब कोई सहारा नहीं दिखाई देता है तो उसका एकमात्र कारण होता है मुखिया का निकम्मा होना। महेंद्र सिंह की ओर यथार्थता की उनकी इंगित करते हुए चार पुरुष अर्थात जुनेजा ठीक ही कहते हैं। असल बात इतनी है कि महेंद्र की जगह इनमें और कोई आदमी होता तुम्हारी जिंदगी में। कौन कह रहा है? जुनेजा। किससे कह रहा है? सावित्री से। ये बात सत्य है कि सावित्री, अगर महेंद्र के अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और व्यक्ति होता तो, और यदि तुम शादी भी कर लेती तो ये महसूस करती कि जिस तरीके से तुम्हारा महेंद्र सिंह से संबंध स्खलित हो गया है उसी तरह से अन्य पुरुषों के साथ ऐसा ही होता। साल 2 साल में सभी के साथ तुम्हारे संबंध खराब हो जाते, तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं रहता, तुम कुछ ना कुछ पाकर भी एकदम अकेली होती। इस प्रकार वह किसी के साथ जिंदगी शुरू करती, लेकिन सावित्री यहाँ जुनेजा की बातों से बेचैन है। जुनेजा का कथन ये भी है कि स्त्री अर्थात सावित्री के व्यक्तिगत जीवन का यथार्थ है, जिसे आज के विचलित हो रहे मूल्यों वाले महानगरीय जीवन में यदि सर्वत्र नहीं तो अनेक जगह अवश्य देखा और सुना जा सकता है कि स्त्री के समान व्यक्ति के स्तर पर महेंद्रनाथ के रूप में नाटककार ने पुरुष के भी अधूरेपन का यथार्थ चित्रण किया है। महेंद्रनाथ के बारे में सावित्री जो कुछ भी कह रही है वो अक्षरशः सत्य प्रतीत होता है। यूं तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है वह आदमी ही होता है, पर असल में आदमी होने के लिए क्या जरूरी नहीं है, उसमें अपना एक मादा अपनी एक शख्सियत हो। मैंने हमेशा हर चीज़ के लिए किसी न किसी का सहारा ढूंढा है, खास तौर पर जुनेजा। यह करना चाहिए, यह नहीं, ये जुनेजा से पूछ लो। कौन कह रहा है? ये सावित्री कह रही है बार बार कि हर काम करने के लिए हमारी खुद की शख्सियत होनी चाहिए, हमारा खुद का आत्मविश्वास होना चाहिए। परंतु महेंद्र सिंह के अंदर ये आत्मविश्वास नहीं है। वो बार बार खासतौर से जुनेजा से पूछता है और अपने आप पर उसे किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं है। जिंदगी में हर चीज़ की कसौटी जुनेजा। कौन मानता है जिंदगी की हर चीज़ की कसौटी? जुनेजा, महेंद्र सिंह की। इस प्रकार
नाटककार ने यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति के स्तर पर आज भी व्यक्ति जिन किन्हीं भी कारणों को भीतर खोजता है, उसके अंदर खोखलापन है, उसके अंदर अधूरापन है, वह स्वयं को धोखा दे रहा है, वह स्वयं से अलग हो रहा है, वह स्वयं को तटस्थ कर रहा है, अथवा वो भौचक्का भी है। विशेष तौर से वैवाहिक जीवन में आज की यांत्रिक व्यक्ति इस तथ्य को भुला बैठता है कि वास्तव में नारी और पुरुष दो आदि अधूरी सजीव इकाइयां ही हैं। उनका पारस्परिक सहयोग, सम्मिलन और सद्भाव इन दोनों को भी उन दोनों परिवार एवं परिवेश में पूर्णता प्रदान करता है। पर इस आधे अधूरे नाटक में सभी पात्र जो हैं वो किसके शिकार हो गए हैं? अहम के शिकार हो गए। चाहे वो जगमोहन जी हो, जगजीत जी हो, शिवजीत जी भी हो, जो भी नाम हो, सिंघानिया भी हो, सभी असफलता की कहानी पर चल रहे हैं। सभी व्यक्ति आधे अधूरे दिखाई दे रहे हैं। बिन्नी, अशोक, किन्नी आदि सभी उसी से प्रभावित हो रहे हैं। उसका जीवन जो है एक अनवरत वितृष्ण और एक खींच, एक चिंगाड़, एक विद्रूप व्यंग्य की तरह चल रहा है। इसमें राकेश जी ने आधे अधूरे नाटक में इसका बड़ा यथार्थ चित्रण किया है। अब हम चलते हैं सामाजिक यथार्थ। सामाजिक यथार्थ का सामाजिक यथार्थ के अंतर्गत इस यथार्थ में एक नया रूप सामने आता है, एक नया चितेरा सामने आता है। क्या सामने आता है? आर्थिक वैषम्य के इस युग में व्यक्ति और परिवार ही नहीं, पूरा मध्य और निम्न परिवार, निम्न मध्य वित्तीय व्यवस्था वाला परिवार प्रतिदिन प्रतिपग अपने इस खोखलेपन से टूटन का अनुभव कर रहा है। अनवरत बदलते मूल्यों के परिणाम स्वरूप मध्य स्थिति वाला परिवार यदि रिश्वत आदि भी पा लेता है तो भी वह उच्च वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि यदि मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न परिवार यदि रिश्वत भी लेता है, रिश्वत के माध्यम से भी आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो भी वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। वह निरंतर पतन की ओर चला जाता है। इस प्रकार उसके नैतिक विघटन पर आर्थिक संगठन करने वाले साधन नहीं मिल पाते। तब वह मध्य से निम्न मध्य वित्तीय स्थितियों की ओर अग्रसर होते हुआ अपने आप को अशक्त महसूस करने लगता है। यह अशांत, अशक्तता अनेक प्रकार की हीन बुद्धियों को जन्म देता है और अपने ही भीतर आक्रोश, अपने ही भीतर अधूरापन और एक दूसरे को अधूरा समझने के लिए विवश कर देता है। इन स्थिति वाले पूरे समाज में आज यही कुछ हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन स्थिति वाले प्रत्येक घर परिवार में एक स्पष्ट तनाव है जो बाह्य विद्रोहात्मक विस्फोटक के रूप में कभी निर्जीव तो कभी सजीव, कभी टूटा तो कभी जुड़ा, कभी वस्तुतः कभी अवस्तुतः, कभी फूटता कभी टूटता, इस तरीके से प्रतीत हो रहा है। महेंद्रनाथ और उसका परिवार भी एक व्यापक समाज का ही अंश है। यह एक व्यापक पिंड का एक खंड है। महेंद्रनाथ जी का जब काम बहुत अच्छा चलता था, पैसा आता था, जब उसे बड़े जोर शोर से उड़ाया जाता था, जब परिवार के प्रत्येक सदस्य, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, पत्नी हो, सभी इज्जत करते थे। लेकिन इसके विपरीत जब घाटा पड़ गया तो वो व्यक्ति अधूरापन कहलाने लगा। अधूरापन ना जाने किन किन चीजों को विद्रूप करने लगा है। जैसे कि पहले ही बता चुके आपको कि मध्यम वर्ग की ये गलत नियति बन चुकी है। धन पास आ जाने पर
वह ऊपर अर्थात उच्च वर्गों पर उड़ाना चाहता है। महेंद्र नाथ के परिवार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उनके पास धन था, पैसा था, तो वो उनकी उड़ान का परिणाम था। जब वो मध्य वर्ग स्थिति में आए तो उन्हें सब चीजों से हाथ धोना पड़ा। ये महेंद्र सिंह के घर की स्थिति नहीं है, ये हमारे और आपके घर की भी पारिवारिक स्थिति यही है। हमारे और आपके परिवार भी इसी तरह से विशुद्ध हो रहे हैं। हमारे और परिवार, आपके परिवार भी इसी तरह से। ये सिर्फ इसी मध्यम परिवार के मोहन राकेश जी ने जो मध्यम परिवार नाटक लिखा है, ये हमारे और ऊपर लिखा है। उन्होंने पात्र ले लिए, हम सब महेंद्र हैं, हम सब सावित्री हैं, हम सब जुनेजा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे मध्य परिवार और निम्न मध्य परिवार में विवाहित और अविवाहित नारियों का नौकरी करने के लिए विवश होना, चाहे वो शादीशुदा औरतें हो, चाहे कुंवारी लड़कियां हो, सबको सर्विस करनी है, उन्हें विवश होना है। घर और दफ्तर में तनाव और वातावरण बस एक रूटीन बनकर हो गया है। अपने बॉस के साथ अन्य उच्च वर्गीय लोगों के साथ स्वार्थ के कारण अनुचित साधनों का उपयोग करना, आयोजित साधनों का उपयोग करना, बार बार बॉस का आमंत्रण करना, वहाँ निमंत्रण करना, वहाँ जाना, फिर वापिस आना, ऑफिस में जो कलह है ना, वो कलह का पूरा जो खाम जाना है, वो घर आकर बच्चों पर निकलना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चिंता, उनके दबाव, उनके पौष्टिक खुराक की चिंता, सब असफल दिखाई देते हैं। कुछ भी ठीक ठाक नहीं चलता है। जैसे जैसे थोड़ा बहुत रोजगार आता भी है तो जवान बेटे बेटियां हो गए हैं। अब उनकी विवाह की चिंता, पहले पढ़ाई की चिंता, फिर विवाह की चिंता। आर्थिक सुविधाओं के अभाव में जवान लड़का लड़कियों को ठीक से घर ना मिलना, ठीक से बर ना मिलना, और माँ के प्रेमी का लड़की के साथ प्रेम विवाह हो जाना, ये सब एक विपरीत परिस्थितियाँ उसको दर्शाती है, जो मोहन राकेश जी ने अपने नाटक में इसको दर्शाया है। मोहन राकेश जी ने इस नाटक के माध्यम से एक बताया है, ये माँ भी अपनी बेटी को उल्टा कहने से नहीं रोक पाई, एक बेटी को वो नहीं समझा पाई, और यही दुर्दशा उनकी छोटी लड़की किन्नी की भी है। और किन्नी की बात करें तो स्कूल में मन नहीं लगता है, स्कूल में भूख लगती है तो खाने को पर्याप्त भोजन नहीं है, वो छटपटाती रहती है, भाई भी रात दिन रो रहा है। इस प्रकार से पूरे घर की जो असमंजसता है, पूरा घर और परिवार जो है वो एक मिट्टी का लौंदा बनकर रह गया है, केवल मिट्टी का लौंदा। हाँ, अगर हम स्पष्ट रूप से कहें तो जब इस प्रकार मनोविज्ञान का मायना भी यही है कि जब इस प्रकार की परिवेश बन जाती है, इस प्रकार की स्थितियां बन जाती हैं, तो प्रत्येक परिवार में, नाटक के परिवार में नहीं, वर्तमान के परिवार में भी असंतोष दिखाई देने लगता है। वर्तमान के परिवार भी कुंठाओं से ग्रसित हो जाता है। वर्तमान का परिवार भी मन मस्तिष्क चलना लगता है उनका, वो उनकी विपरीत परछाइयाँ उनके पीछे पड़ जाती हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे को काटने का प्रश्न करता है, हर व्यक्ति एक दूसरे को गिराने का प्रयास करता है। यही माध्यम से मनोविज्ञान स्तर पर मोहन राकेश जी ने अपने माध्यम से इस नाटक आधे अधूरे में व्यक्त किया है। समझ में आ गया बच्चों? बहुत डिटेल में हमने आपको समझाने का प्रयास किया।